कोई भी दिक्कत हो भैया बता दीजिएगा। चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं और जानवी जी चिंता ना करें। हाँ तो भैया हमारा लास्ट टाइम क्या हो गया था, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स के बारे में पढ़ना बाकी है हमारा। बाकी सब सर जब आप बोल दो कि ऑफलाइन इस डेट से शुरू होगा बच्चे आ जाएंगे। मतलब मैंने बोला था जानवी जी, कोई आया नहीं था, मैंने सभी को बताया था। चलिए कोई बात नहीं, इस बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। और ऋषि जी भैया गुड आफ्टरनून, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए आप ऑनलाइन बंद कर दो हीरो। आप ऑनलाइन कैसे बंद कर दो हीरो, कि बच्चे गांव में कैसे बंद हो जाएगा ऑनलाइन। अच्छा चलो अब शुरू करते हैं, ये तो सबकी बात है। हाँ सब आ जाएंगे, अरे हीरो। चलो अभी देखते हैं, इस बारे में सोचेंगे, पहले इसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, एन एसिड, भैया हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अभी मैं बीच में थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़रा देखते हैं। एन एसिड यानी कोई भी एसिड जो पानी में पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी पानी में जब हम डालते हैं तो पूरी तरीके से जब वो आयोनाइज हो जाता है, पूरा आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो इस कारण बहुत सारी अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस निकलती हैं। तो उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो एक बार और मैं समझा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं, जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो जाता है और बहुत सारी हाइड्रोजन आयंस निकलती हैं। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। यानी ये हमारे पास HCl एक्वस है, ठीक है, ये यानी HCl पानी में मिला हुआ है। तो जब हम इसे पानी में मिलाते हैं तो ये H+ आयंस में ब्रेक होता है और Cl- आयन में ब्रेक होता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल एरो, यहाँ पे ये सिंगल एरो लगा हुआ है। इस सिंगल एरो का क्या मतलब है कि जो HCl है पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो गया है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कंप्लीटली आयोनाइज टू फॉर्म आयंस, ठीक है, पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। जब यहाँ पे डबल एरो आता है, भी आगे आने वाला है, तब हम समझेंगे कि वो कंपाउंड पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक नहीं हुआ। डबल एरो का मतलब होता है, अभी आगे आएगा नीचे। अच्छा तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया कि जो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाते हैं पानी में डालने पे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है ही है, H2SO4 आपका नाइट्रिक एसिड है, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही है, ठीक है बस। और यहाँ पे और कुछ बताने वाली बात ही नहीं है आपको। एक सेकंड मम्मी, हाँ अच्छा आगे आते हैं। हमारे घर में ज़रा सा बंदर घुस जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट है हमारे पास तो भैया हमारे पास ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड जब पूरी तरीके से पानी में आयन से ब्रेक होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो पूरी तरीके से जो होते हैं रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सच एक मिनट भैया ज़रा सा, कोई बच्चा है। और अभिषेक जी क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। हाँ हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो भैया यहाँ पे यही है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस से, चाहे वो मेटल हो, चाहे मेटल कार्बोनेट्स हो, और चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है। भैया स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उनमें जो है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी करंट आराम से पास हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस होती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। इस कारण बेसिकली इसमें करंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये जो आपका कंटेनर है इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, ठीक है, यानी H+ आइंस काफ़ी सारी है। तो देखिए करंट इनमें आराम से पास हो रहा है और आपका बल्ब जल गया। सर कितना आगे पढ़ा दिया भैया, कहीं नहीं पढ़ाया, बस अभी शुरू किया है हीरो। अभी मैंने बस स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताया है अभिषेक जी, कुछ भी नहीं करा, चिंता ना करें। और वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो जो दिक्कत हो पूछ देख लेना उसमें। बस अभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस। और इनमें जो है बिजली बहुत आराम से पास हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनमें आयंस जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। आयंस बहुत ज़्यादा हैं यानी करंट की मात्रा भरपूर है, इसका मतलब है बिजली जो है आराम से आपकी जलेगी। अच्छा इसके बाद भैया हमारा वीक एसिड है, आप जानते हैं
वीक एसिड कौन से होते हैं भैया, कि वो एसिड्स जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो जो है हाइड्रोजन आइंस काफ़ी कम मात्रा में बनाते हैं, विच प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइन। यानी वो एसिड्स जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो पूरी तरीके से आइंस में ब्रेक नहीं हो पाते, तो बस थोड़ी सी आइंस बन पाती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, जो है जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरीके से पार्शियली आयोनाइज्ड यानी आधा अधूरा आइंस में ब्रेक हो पाता है, इसलिए ये क्या है, वीक एसिड है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो डबल एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियली आयोनाइज्ड आइंस। पार्शियली का मतलब है पूरी तरीके से ये जो एसिटिक एसिड है आइंस में ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, यानी राइट की तरफ ये जो पॉइंट हो रहा है, एज वेल एज लेफ्ट। देखिए ये राइट की तरफ भी है, लेफ्ट की तरफ भी है, तो उसका क्या मतलब है कि ये जो एसिटिक एसिड है पानी डालने पर पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। थोड़ी सी आइंस जो है, थोड़ा सा कंपाउंड जो है आइंस के फॉर्म में इस तरीके से, और थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल है वो इसके फॉर्म में भी उसमें है पानी के अंदर, यानी कुछ इसमें ब्रेक हुआ है, कुछ पहले का वैसा ही है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि डबल एरो का मतलब क्या होता है, एक लेफ़्ट की साइड में एक राइट की साइड में, कि जो हमारा कंपाउंड है वो पूरी तरीके से आइंस में ब्रेक नहीं हुआ। इसमें एग्जांपल देखिएगा, एक आपका कार्बोनिक एसिड है जो मिनरल एसिड होता है बट वीक एसिड होता है, एक आपका सल्फरस एसिड होता है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फरस है, H2SO3, ये भी आपका मिनरल एसिड है, मैन मेड एसिड है बट वीक एसिड है, याद रखिएगा, दो नाम आपके सिलेबस में है, ठीक है। बस, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आप इन्हें पानी में डालते हैं तो भैया ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाता और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस निकलती हैं बस। और अब ये वीक एसिड है तो नॉर्मल सी बात है, ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेगा। तो वीक एसिड्स रिएक्ट क्वाइट स्लोली, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। जब इसमें आइंस की मात्रा कम होती है तो नॉर्मल सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आराम से पास नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, याद रखिएगा, बिकॉज इनके पास जो है हाइड्रोजन की आइंस होती है वो काफ़ी कम होती हैं, बस सिंपल सा फॉर्म है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कृपा करके, बल्ब, इसमें हमारा एसिटिक एसिड भरा हुआ है, ठीक है, तो बल्ब हमारा बहुत ही स्लोली जल रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसमें बहुत ही लो है, ठीक है। जब आइंस कम है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होगी, इसलिए जो आपका बल्ब है बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी देखिएगा जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था तो बल्ब पूरी तरीके से जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बल्ब पूरा जल रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे हमारा वीक एसिड है तो जो बल्ब है पूरी तरीके से आपका नहीं जल रहा, बस इतना आपको बताना बात। हाँ अभिषेक जी, एसिटिक एसिड वीक होता है, हाँ भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है। क्यों, जब हम इसे पानी में डालते हैं तो पूरी तरीके से आइंस में ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जब पूरी तरीके से आइंस में ब्रेक नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है ये वीक एसिड है, बस। और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसमें और कोई बताने की कोशिश नहीं है वो। अच्छा, प्लीज़ नोट दैट, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इट डिजॉल्व ऑन मिक्सिंग वाटर देन द कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोनियम आइन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। भाई यहाँ पे साफ साफ ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा नई बात नहीं है, कि जब आप एसिड के अंदर पानी को मिलाते हैं बेसिकली, यानी जब उसे डाइल्यूट करते हैं तो जो आपकी हाइड्रोजन आइंस होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती हैं, बस इतना सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। यानी खुद सोचो, जब पानी आप मिलाओगे एसिड के अंदर तो वो गाढ़ा था पहले, गाढ़े के बाद अब थोड़ा सा हल्का लाइट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आइंस जो होंगी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएंगी, बस इतना सिंपल सी बात है। चलिए, तो हमने वीक एसिड देख लिया, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, बस और कुछ नहीं था। अब भैया इनके कुछ यूज़ हैं, तो भैया यूज़ आपको थोड़े बहुत याद कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। भैया याद रखिएगा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यानी H2SO4, ये आपके फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होता है बनाने में, पेंट्स में, डाइज़ में, केमिकल्स में, प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर्स में, डिटर्जेंट्स में, एक्सप्लोसिव में, कार बैटरीज़ में, ठीक है, इन सब में ये इस्तेमाल होता है। बस आपसे याद कर लीजिए, कोई पूछेगा नहीं कैसे होता है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बहुत थोड़ा सा आगे का वो है। बस ये छोटी छोटी बात है। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको यूज़ देख लिया, मैंने फर्टिलाइज़र में, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, कपड़े, सिंथेटिक फाइबर्स यानी डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स और कार बैटरीज़ में।
अच्छा, तो फर्टिलाइज़र है, ये प्लास्टिक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, ये आपका डिटर्जेंट है और ये आपका कार बैटरी है। मुबारक हो। यहाँ पे सभी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इसके बाद भैया नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, ये एक फर्टिलाइज़र होता है। एक्सप्लोसिव यानी धमाकों में TNT, ट्राई नाइट्रो, टॉलिन, डाइस, प्लास्टिक्स, इन सब में ये आपका नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे अगर जब मेटल्स होते हैं उनमें अगर ऑक्साइड की लेयर चिपक जाती है, यानी ऑक्सीजन की लेयर चिपक जाती है, तो उसको छुड़ाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है, ठीक है। ये भी डाई स्टफ़ में, डाई में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल्स में, कपड़ों में यूज़ होता है, फूड में, खाने बनाने में यूज़ होता होगा, कुछ लेदर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता होगा। बस ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, थोड़ा छोटा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता देना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है भैया, एक क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। चले भैया, हमारे पास मैग्नीशियम है, यानी मेटल है मैग्नीशियम का तार है, उसको हमने A और B टेस्ट ट्यूब में डाला है, ठीक है, रखा है। एक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एडेड टू द टेस्ट ट्यूब A, चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरे में हमने एसिटिक एसिड डाल दिया है, यानी B टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड है और A टेस्ट ट्यूब में आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर्स मोर विग्रसली एंड वाई। भैया यहाँ पे पूछना चाह रहा है किस में से गैस ज़्यादा निकलेगी तेज़ाई से, स्पीड के साथ। भैया किस में से गैस निकलनी चाहिए आप बताइएगा, A टेस्ट ट्यूब में या B टेस्ट ट्यूब में। A टेस्ट ट्यूब है भैया एक हमारे पास, और एक हमारा B टेस्ट ट्यूब है। दोनों में भैया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का तार रखा हुआ है। एक में भैया HCl है और दूसरे में भैया CH3COOH है भैया, यानी एसिटिक एसिड है। अब भैया यहाँ पूछना चाह रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में भैया ज़्यादा स्पीड के साथ आपकी गैस निकलेगी, तो भैया किस में निकलनी चाहिए। अच्छा मैडम, मैं ये बता दिया, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे बताएगा भैया। अभिषेक जी चलिए बता रहे हैं ए में निकलेगी। सर लिटमस भी डाई ही है, तो क्या उसमें भी नाइट्रिक एसिड होता है। सर जी नहीं, ऐसा नहीं है, लिटमस डाई है, बहुत बढ़िया, लेकिन डाई तो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि होता हो, कुछ में होता होगा हीरो, कुछ में नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो। आप क्योंकि हज़ारों तरह की डाई हैं, तो हमें क्या पता किस में है किस में नहीं है। अच्छा भैया, तो ए में जब ज़्यादा गैस निकलेगी स्पीड के साथ, क्योंकि भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये वीक एसिड है, तो उसमें रिएक्शन काफ़ी स्लोली होगी, तो याद रखिएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस मैंग जी कोई दिक्कत हो बता देना भैया। अच्छा आगे आ जाते हैं। बस आपका ये ख़त्म हो गया, बस मुबारक हो। अच्छा भैया, इसमें तो आपको क्वेश्चन हैं, कुछ करना खुद ही आप, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है मुझे। हाँ बस मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे ज़रा सा भैया। ज़रा सा पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगर आप पढ़ लें तो ज़रा सा। कोई चीटिंग ना करें, जिसके पास बुक है भैया ज़रा पढ़ें फिर आंसर देखें क्या आना चाहिए। एक हमारे पास भैया 10 ml सॉल्यूशन है ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी भैया हमारे पास NaOH है। इसमें भैया 10 ml है, जो है भैया 8 ml HCl को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी 8 ml ये है। अच्छा, यानी ये दोनों मिल करके पूरी तरीके से क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, मुबारक हो, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी ये 10 ml और ये 8 ml होना चाहिए, तब एक दूसरे को पूरा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा मैडम, बढ़िया, मैडम बता रही हैं। अगर वो ये कहना चाह रहा है कि NaOH को हम 10 की जगह 20 ml ले लें, तो भैया HCl की हमें कितनी मात्रा लेनी होगी। तो भैया HCl की कितनी मात्रा होगी, जब ढंग सी बात है, ये दुगना हो गया है 2 टाइम्स, तो ये भी भैया 2 टाइम्स हो जाएगा, तो भैया आपका कितना हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया, कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर सभी बच्चों का आ गया। सेकंड वाला ज़रा बताइएगा 35 वाला क्या है। राजा जी कोई दिक्कत हो बता देना, जय जी आप हैं तो कोई दिक्कत हो बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंजेशन कॉज्ड बाई ओवर ईटिंग। इंजेशन यानी वही तरीके से जो आपका एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा खाने से, तो कौन सी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, 2 बच्चे बता ही रहे हैं। अच्छा मैंग जी ने सी बता दिया, चलिए
और कोई बच्चे को दिक्कत हो बताइएगा। तो भैया याद रखिएगा, जब भी आपको इंजेक्शन होता है ओवर ईटिंग, तो हम क्या खाते हैं, एंटासिड खाते हैं, ठीक है, यानी एसिड का एंटी, एसिड का एंटी यानी बेसिकली हम बेस खाते हैं, ठीक है, तो एंटासिड हम खाते हैं। और ये अभी आगे भी डीप में आएगा, चिंता ना करें। अगला वाला देखिएगा भैया, ये सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद मार्बल चिप्स, यानी मार्बल चिप्स से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस ए गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो भैया सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, ज़रा बताएंगे आप। यानी एक सॉल्यूशन है, जब वो मार्बल चिप से रिएक्ट करता है तो एक गैस बनती है, और वो गैस जो होती है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो वो सॉल्यूशन क्या था, किससे रिएक्शन हुई थी, मार्बल चिप्स की। अच्छा मैडम बता रही हैं, चलिए शैलजा जी। भाई नॉर्मल सी बात है, मार्बल चिप्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मेटल कार्बोनेट्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो इसमें एसिड चेक कर लो कौन सा है भैया। तो भैया इसमें एसिड हमारे पास कौन सा है आपका, ये वाला है H2SO4, बढ़िया। बाकी सब आपके कोई बेस है, कोई कुछ और है। अच्छा ज़रा इसका बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। भैया ऑर्गेनिक एसिड नहीं है इसमें से कोई। तो भैया ज़रा सा बताएंगे कौन सा है भैया, कार्बोनिक एसिड। अच्छा चलिए, मैडम बता रही हैं, और बाकी बच्चे बताएगा भैया। भैया ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो नेचुरल एसिड होते हैं। तो ये हमें पूछा जा रहा है कौन से नेचुरल एसिड नहीं है, कौन सा मैन मेड एसिड है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। तो भैया हम नॉर्मल सी बात है, इथेनोइक एसिड भी मैन मेड उसमें होता है, नेचुरली पाया जाता है चींटियों में। फॉर्मिक एसिड भी है भैया। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये भी भाई नेचुरली होता है। और हमारे पास क्या है, ये वाला कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो है भैया मैन मेड है, बाकी सारे आपके नेचुरल हैं। अच्छा अगला बताइएगा भैया, इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शोन बाई एसिड्स। भैया कौन सी प्रॉपर्टी जो एसिड शो नहीं करते इनमें से, ज़रा देख लें आराम से। दे हैव ए सावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। दे फील सोपी टू टच, यानी साबुन जैसा उनका टच में सेफ होता है। दे टर्न रेड, हाँ भैया दे टर्न लिटमस रेड, भैया ब्लू को ये रेड कर देते हैं। देयर pH इज़ लेस देन 7, जो उनका pH होता है वो 7 से कम होता है। तो भाई भैया याद रखिएगा, ये भैया ये गलत है। दे फील सोपी यानी साबुन जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, वो बेस होते हैं साबुन जैसे। ये pH इनका 7 से कम होता है, आपको पता होगा, वरना आगे आने वाला है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अगला भैया, द इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन आर। भैया रेड कौन सा हो जाता है इनमें से, बताएंगे आप ज़रा सा, कि भैया वो इंडिकेटर्स बताइए जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो वो क्या कहते हैं, रेड हो जाता है। तो ज़रा बताएं कौन सा है भैया वो एसिड डालने पे रेड होने वाला। अच्छा चलिए, शैलजा जी सी बता रहे हैं, अभिषेक जी सी बता रहे हैं, अभी चेक करेंगे। और बाकी बच्चे बताएगा भैया कौन से इंडिकेटर्स हैं जो जब एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाते हैं, आराम से बताएं। बस 2 ही बच्चों का आंसर आया है अभी बस हमारे पास। तो भैया हमारे पास क्या था, एक तो लिटमस होता है, आपको पता होगी, लिटमस भी भैया ब्लू से रेड हो जाता है एसिड डालने पे। और दूसरा हमारा क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी भैया एसिड डालने पर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, आपको पता होगी। अच्छा, और बेस डालने पे ये येलो हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज। अगला देखिएगा भैया, द डिस्कम्फर्ट कॉज बाई इंजेक्शन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाई। भैया इनमें से कौन सी चीज़ हम खा लें तो वो क्योर हो जाता है। अच्छा भैया बेकिंग सोडा, चलिए मैडम बता रही हैं, और बाकी बच्चे बताएगा। चलिए भैया बेकिंग सोडा सभी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बेकिंग सोडा खा लीजिए कृपा करके, आप ठीक हो जाएंगे। द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड। भैया विनेगर और कर्ड के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है भैया, इसमें ज़रा बताइएगा। अच्छा डी है ऑप्शन, चलिए। तो भैया दो सभी खट्टे होते हैं, मुबारक हो, क्योंकि एसिड है तो खट्टे ही होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस ए पिंक कलर इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। भैया पिंक कलर किस में आता है भैया, इसमें जरा चेक कीजिएगा, बेस डालने पे, एल्कलाइन यानी बेसिक डालने पे पिंक कलर किस में आता है, आराम से बताएं कि भैया पिंक कलर किस में आता है। AC में,
अच्छा भैया चलिए, और बाकी बच्चे बताएंगे भैया या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा हीरो, ए सी नहीं हो सकता। अच्छा मैंग जी सी बता रहे हैं, चलिए अभिषेक जी सी अभी चेक करेंगे। भैया किस में भैया कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जिसमें हम बेस डालते हैं तो कलर जो है आपका पिंक हो जाता है। दे आर साउथ फिनॉल्फेथलीन, चलिए मैडम ने भी बता ही दिया 4 बच्चों ने भैया, तो फिनॉल्फेथलीन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैनुअल्स, भैया कोई सॉल्यूशन है जो जिंक से रिएक्ट करता है तो वहाँ से जो गैस निकलती है उससे पॉपअप साउंड आता है, तो वो सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है भैया? चलिए शैलजा जी बता रही हैं, चेक कर लेंगे। और बाकी बच्चे बताइएगा भैया। अच्छा सभी तो ज़्यादातर सभी बच्चों ने बता दिया कि HCl है, डी ऑप्शन, चलिए बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे को दिक्कत हो भैया बताना, आराम से चेक कर लो। राजा जी कोई समस्या हो भैया पूछ लेना। चलिए आगे आते हैं तो आओ। चलिए भैया यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है सारे होमवर्क में ट्राई करना, आप हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मैं कर दूंगा, बता देना आप मुझे। अब भैया हम बेस पे आ जाते हैं भैया। चलिए मुबारक हो, बेस क्या है? ये बहुत ही ईजी है, छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा आज ही। बेसिकली चैप्टर आपका 2 से 3 दिनों में फिनिश हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसे, उसके बाद इसका टेस्ट ले लेंगे। तो देखते हैं क्या है भैया। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक, यानी कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन पानी के साथ, लाइम चूना का सॉल्यूशन पानी के साथ, वाशिंग सोडा का सॉल्यूशन, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, बिटर, कड़वा होता है भैया, लिखा भी हुआ है हिंदी में, कड़वा टेस्ट होता है, स्वाद। ये सोपी टू टच है, साबुन जैसे होते हैं, यानी स्लिपरी होते हैं, जब आप छुओगे ना जैसे साबुन स्लिप करता है हाथों में, इसी तरीके से ये भी स्लिपरी होते हैं, टू टच, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये बेस की ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं, ऑफिशियल डेफिनेशन आगे आएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट, यानी जिनका कड़वा टेस्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। ये सोपी टू टच होते हैं, यानी स्लिपरी होते हैं बेसिकली छूने में, बस, और कड़वा टेस्ट होता है। ये याद रखिएगा, या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भैया रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा, बहुत ही सिंपल है। अगला है बेसिस आर केमिकल्स, भैया ये अपोजिट होते हैं एसिड के, आप जानते हैं, ये एंटासिड होते हैं एक तरीके से। बेस क्या होते हैं, जो भी एसिड है उनके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसके असर को, एसिड को कैंसिल कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक ये भी है कि बेस जो है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, ठीक है। और इस बेस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं भैया, मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेस में आ जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो भी बेस में आ जाते हैं। यानी ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये भी एक तरीके का बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी भैया एक तरीके का बेस है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड ये सभी क्या होते हैं, एक तरीके के बेस होते हैं। ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी बेस है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी भैया हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, बस। लेकिन याद रखिएगा ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, इट इज़ नॉट ए मेटल ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे भैया मेटल नहीं है कोई, ये अमोनियम आयन थी भैया, ठीक है। और कौन से इसमें बेस हैं भैया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से बेस होते हैं, ठीक है। ये सभी कुछ छोटे मोटे बेस के एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा आगे आ जाते हैं। बस बेस वो होते हैं, याद रखना, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। इनका कड़वा टेस्ट होता है, ये स्लिपरी होते हैं, यानी सोपी टू टच होते हैं, बस, ठीक है। अच्छा भैया अब अगला है हमारे पास एल्कलीज, या एल्कलीज का मतलब कुछ नहीं होता, वो बेस जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक बेस, वो बेस जो पूरी तरीके से पानी में सॉल्युबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से एल्कली हैं यहाँ पे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये सभी पानी में पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो उनका नाम क्या है, स्पेशल नाम है एल्कलीज, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और कोई बताने वाली आपको बात ही नहीं है, बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे बस ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम बेस के बारे में बात करते हैं तो आप समझ जाना, बेसिकली हम उन बेस के बारे में बात करते हैं जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और उनका नाम क्या है, एल्कली है, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे बोला गया है।
सर ये नाम याद करने हैं हीरो, वो जब आप पढ़ते चलोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, आपको वैसे याद नहीं करना, आप बस एक बार रिवाइज़ करना तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ ऐसा स्पेशली उन्हें याद नहीं करना है। बस एसिड के नाम तो आपको याद ही होंगे, 3 एसिड हैं मेन जो है, बेस तो अपने आप आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अच्छा भैया अगला है कि बेस के पास क्या कॉमन होती है, तो भैया क्या कॉमन चीज़ होती है, हम सभी जानते हैं एसिड के पास H+ आइंस कॉमन होती थी, बेस के पास भैया OH आइंस कॉमन होती हैं, हाइड्रोक्साइड आइन। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि भैया जब भी हम बेस को पानी में मिलाते हैं तो उसके अंदर से जो आयन निकलती है वो हाइड्रोक्साइड आयन निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है बेस की कि बेस वो सब्सटेंस होता है जब हम उसे पानी में मिलाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयंस निकलता है, ठीक है। बेस वो सब्सटेंस होता है जब हम उसे पानी में मिलाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, बस। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपका NaOH है, ठीक है। जब हम इसे पानी में मिला रहे हैं तो क्या इसमें टूट रहा है, Na आइंस में टूट रहा है प्लस में, और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो याद रखिएगा इसमें हमेशा हाइड्रोक्साइड निकलती है बेस में, बस। और कुछ बताने की वाली बात नहीं है आपको। और भैया देखो कौन कौन से बेस हैं हमारे पास। एक आपका KOH है, ये भी भैया आपका बेस होता है, इसे पानी में डालो ब्रेक हो जाएगा K+ में और OH- में, तो ये भी क्या है, आपका एक तरीके का बेस है। ऐसे ही अगला भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरीके का बेस होता है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो भैया ये आपका है, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम आयन निकलता है और आपका हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो बस पूछा यही जाता है कि भैया उसका आयोनाइजेशन कीजिए। हमारे पास एक बेस है, हम उसे पानी में डाल देंगे तो भैया उसे आयंस में ब्रेक करके दिखाएं आप, तो आपको ये ब्रेक करना होगा, ठीक है। इसमें और कुछ बताने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। MgOH का यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लग रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। बाकी कहीं 2 नहीं आएगा, बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस, और यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका बेस भी, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है एक्चुअली में। तो भैया यहाँ पे याद रखिएगा वो कॉमन प्रॉपर्टी जो बेस की या एल्कलीज की होती है वो क्या होती है कि जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, OH- आइंस निकलता है। एग्जाम्पल ये याद कर लेना, अभिषेक जी आप पूछ रहे थे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बस ये सारे क्या है, बेस हैं या फिर एल्कलीज हैं, बस। इसके बाद हम सभी जानते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग वीक बेस होंगे, सॉरी, एक कुछ स्ट्रॉन्ग बेस कुछ वीक बेस। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। बेस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एक्चुअली, एसिड जैसा ही है ना, इसलिए। तो भैया यहाँ पे वही है कि वो बेस जो पूरी तरीके से पानी में डालने पर आयंस में टूट जाते हैं और हमें बहुत सारी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस थी, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। यानी बेस वो कंपाउंड होता है जिसे पानी में डालने पर बहुत सारी आयंस निकलती हैं, पूरी तरीके से वो आयंस में ब्रेक हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आप याद कीजिएगा, NaOH और KOH, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इनके पास भैया ज़्यादा आइंस है तो नॉर्मल सी बात है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगी, आइंस बहुत सारे हैं तो नॉर्मल सी बात है बल्ब हमारा बहुत अच्छी तरीके से जलेगा। भैया वो बेस जिन्हें पानी में डालने पर वो पूरी तरीके से आइंस में ना टूटे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ वो पार्शली आयोनाइज्ड हो जाए, पार्शली आयोनाइज्ड हो जाए यानी बस थोड़ी सी मात्रा में ही वो आइंस में ब्रेक हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इससे क्या होगा, थोड़ी सी ही मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगी, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, हमारा वीक बेस है, बस। वीक बेस के एग्जाम्पल याद कर लेना अभिषेक जी, इंपॉर्टेंट है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे क्या है, वीक बेस हैं। ये वीक बेस क्यों है, क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस निकलती हैं, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती हैं, बस। ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा आगे क्या है भैया हमारे पास, इसकी भैया कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा याद रख लीजिएगा थोड़ा सा बस। पहला है भैया बेस जो है बिटर टेस्ट, यानी उसका कड़वा टेस्ट होता है, हम सभी जानते हैं। ये भैया सोपी टू टच है, यानी बेसिकली एक तरीके से स्लिपरी टाइप होता है, फिंगर्स में फिसलता है ये, ठीक है, तो सोपी टू टच बोलते हैं इसे, आप सभी जानते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, मुबारक हो। इसके पास आइंस होती हैं तो नॉर्मल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स, भैया याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि बेस जो है हर मेटल से रिएक्ट नहीं करता, तो बेस सिर्फ कुछ ही मेटल से रिएक्ट करते हैं। बेस रिएक्ट्स विद सम मेटल
टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। मेटल्स जो आपके एसिड हैं वो तो सब मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेस जो होते हैं वो कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये रिएक्शन आप याद कीजिएगा, एक ही रिएक्शन है आपके इसमें। जैसे क्या है यहाँ पे देखिएगा, जब हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने उसे जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो देखिए क्या बनना है, एक स्पेशल चीज़ बनना है, ये सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे देखिए आप, एक ही कंपाउंड है जिसमें दो मेटल चिपक रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। आपने कोई ऐसा कंपाउंड नहीं देखा हो जिसमें दो मेटल चिपक रहे हो एक साथ, तो यहाँ पे देखिए दो मेटल चिपक रहे हैं और एक नॉन मेटल है लास्ट में, और क्या बनना है, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा ये सिर्फ कुछ ही रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, याद रखिएगा। और जब आपसे रिएक्शन पूछे तो सिर्फ यही वाली लिखिएगा और कोई रिएक्शन मत लिख दीजिएगा, कहीं कोई आप इन्वेंशन करते हैं अपनी। तो बस यहाँ पे यही है, और कोई बताने वाली बात नहीं है। और आपसे क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है भैया इसमें। भैया नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या कौन सी आयन का यूज़ हो रहा है भैया, आपका जिंकेट आयन का यूज़ हो रहा है बस, और इसमें ऐसी कुछ बताने वाली बात नहीं है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें ये यहाँ पे बस एक वो दिया हुआ है कि भैया आप कुछ मात्रा में जिंक ले लीजिए, ठीक है, एक ट्यूब में, उसमें 5 ml में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है, एंड हीट द बॉइलिंग ट्यूब ऑन ए बर्नर, उसे फिर हीट करना शुरू कर दीजिए। बाद में जो है सारे एक्सपेरिमेंट को आपको रिपीट करना है, जो आपने एसिड के केस में रिएक्ट किया वो किया था कि उसको बबल से पास कराइए हाइड्रोजन गैस को, वहाँ से पॉपअप साउंड निकलेगी, तो ये सारे प्रोसेस आपको दोबारा से रिपीट करना है। सर कोई से भी तो रिएक्ट कर सकते हैं सर जी, कोई नहीं कर सकते सर, सिर्फ इसमें लिमिटेड ही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये NaOH है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई है, ठीक है, इसलिए हर रिएक्शन नहीं हो पाती है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस ही जो होते हैं मेटल से रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी सारे रिएक्शन नहीं कर पाते। और कोई दिक्कत हो बताना, इसलिए बस आपके रिएक्शन में यही है, इसे याद कर लेना बस, और कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है। जो भी स्ट्रॉन्ग है, यानी NaOH है, KOH है, जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं वो रिएक्शन कर पाते होंगे, बाकी सब नहीं कर पाते होंगे। हाँ सर जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हो आप, जिंक का करके देखना हीरो, आराम से कर लेना हीरो जिंक का। अगला यहाँ पे हमारे पास एक बेस है भैया, ये तो नॉर्मल सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि बेस को भैया जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये हमने एसिड के केस में भी डिस्कस किया था इसको, कि भैया ये हमारा प्रॉपर बेस है NaOH, ये प्रॉपर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट बनना है, ये सॉल्ट है, और हमारा क्या है, वाटर है, बस इतना सिंपल है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है ये, तो यहाँ पे ये बोला गया है, जरा देख लो कि भैया जब ये NaOH है, ठीक है, ये NaOH है यानी बेस है, तो बेस से क्या आता है भैया, हाइड्रोक्साइड आयन आती है। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन आ गई, ठीक है, फ्रॉम बेस। एसिड से भैया हमारे पास क्या आता है, H+ आइंस आती हैं, तो भैया यहाँ पे ये H+ आयन है, तो भैया H+ आयन हो गई, ठीक है। अच्छा सर जी आप मतलब चिंता ना करो, आप तो बस इसे याद कर लो अभिषेक जी, कोई समस्या नहीं है, तो आपको मिलेगा भी नहीं वो। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन हमारे पास कहाँ से आ रही है भैया, एसिड से आ रही है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको कहाँ से आ रही है, बेस से आ रही है। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है भैया, वाटर बन जाता है, ठीक है, और यही हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि एक दूसरे के वो अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एसिड का अफेक्ट क्या था, H+ था, बेस का अफेक्ट क्या था, OH- था, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बन जाता है, हमारा वाटर बन जाता है, और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन को। तो याद रखिएगा, जब भी आपका H+ आयन और OH आयन कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है। H+ आयन कहाँ से आता है, एसिड से आता है, OH- आयन कहाँ से आता है, बेस से आता है, बस ये सिंपल सा पॉइंट है। कोई भी दिक्कत हो भैया बता देना। इसके बाद हमारे पास भैया एक और है रिएक्शन, कि जब भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है भैया, आपका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, और ये आपका बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंबाइन होकर क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये भी क्या है, आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वैसे देसी भाषा में हम बोलें तो, क्योंकि यहाँ पे भैया आपका वाटर बनना है ना, इसलिए एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बनना है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। अच्छा आगे आ जाते हैं, बस ख़त्म हो गया यहाँ पे। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, याद रखना है, ये एसिड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पानी से मिल जाते हैं ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो एसिड बन जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है, एसिडिक। बस चलिए आगे आ जाते हैं। और भैया ये कहाँ यूज़ होते हैं बेसिस जो हैं हमारे, जानवी जी क्या हाल चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो बताइएगा। तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है भैया, आपके पेपर बनाने में, सोप बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, जैसे हम रेयन भी बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज़ होता है भैया, आपका ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज़ होता है, ये भैया एंटासिड में यूज़ होता है, ठीक है, ये आपके इंजेक्शन को क्योर करता है, यानी जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसे क्योर करता है कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जानवी जी थोड़ी सी परेशान है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वाशिंग सोडा, भैया जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वाशिंग सोडा में यूज़ होता है और पानी को सॉफ्ट करने में काम आता है। सॉफ्ट कैसे होता है पानी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एज ए वाशिंग सोडा यूज़ होता है और ये पानी को सॉफ्ट करता है। और हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा में यूज़ होता है भैया, ठीक है, इन कुकिंग फूड्स फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी भैया ये बेकिंग सोडा के साथ ये यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। और ये आपका इंजेक्शन में भी काम आता है, इंजेक्शन यानी एसिडिटी में काम आता है। और ये आपके भैया जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी आग बुझाने के काम भी ये आता है, कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पे यूज़ हो रहा है भैया, भैया ये बेकिंग सोडा के तरह यूज़ होता है, ठीक है, और क्या बनाने में काम आता है, ये बेकिंग पाउडर्स को बनाने में काम आता है जो आपके घरों में होगा। ये आपका एंटासिड का भी काम करता है, ठीक है, और ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है, आग बुझाने में भी ये काम आता है। बस इतने सिंपल पॉइंट हैं, और किसी बच्चे को दिक्कत हो भैया बता देना। अच्छा भैया आगे आते हैं, जानवी जी भैया कोई दिक्कत हो बताइएगा, अभिषेक जी, मयंक जी, शैलजा जी को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे पास यहाँ आगे शुरू कर देते हैं। नहीं है, चलिए। अरे जानवी जी कोई समस्या हो भैया बता देना आप, ठीक है। और मैडम ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा हो तो ये बता देना आप, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो कोई, बस समझ में आना चाहिए। आज हमारी शीतल जी गायब हो गई और मान्या जी, कोई बात नहीं, जी मान्या मैडम। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भैया अब नॉर्मल सी बात है, अभी तक हमने यही देखा था इंडिकेटर में कि या तो वो एसिड बताता था इंडिकेटर्स या फिर आपके बेस बताते थे। ये तो बताता था भैया, चाहे लिटमस हो, चाहे फिनॉल्फेथिलीन हो, चाहे आपका मिथाइल ऑरेंज जो भी था वो बस यही बताते थे कि आपका वो या एसिड है या फिर बेस होगा। लेकिन अब हम देखेंगे भैया कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, उसके बारे में अब यहाँ पे हम पता करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है, पीएच स्केल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आइंस। तो बस अब हम देखेंगे कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना ज़्यादा वीक एसिड है या वीक बेस है या वीक, आप समझ जाएं भावनाओं को बस मेरी। तो बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भैया पानी को आप आयंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है, वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज, जब आप इसे आयंस में ब्रेक करेंगे तो बेसिकली वो किस में टूटता है, H+ आयन में टूटता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में टूटता है, ठीक है। इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस आर इक्वल। याद रखिएगा जो प्योर वाटर होता है उसमें जो हाइड्रोजन आइंस होती हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर आप पानी को थोड़ा सा आइंस में ब्रेक करना चाहते हैं तो जब आप उसे ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन आइन और हाइड्रो ऑक्साइड आइन जो होंगी वो बराबर होंगी।
जब वो दोनों बराबर होती हैं, इस कारण जो प्योर वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होता और ना ही बेसिक होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे प्योर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब आप पानी को आयनाइज करते हैं तब आप देखेंगे दोनों बराबर होंगी, इस कारण जो पानी है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक दूसरे के अफेक्ट को वो कैंसिल कर देता है, तो पानी हमारा न्यूट्रल हो जाता है। अब भैया यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि एसिड में क्या है, फिर देखते हैं ये। तो भैया जब एसिड आप प्रोड्यूस करते हैं, जब भैया एसिड आप पानी के अंदर डालते हैं तो क्या निकलती है वहाँ से, हाइड्रोजन आयन निकलती हैं, ठीक है। सो व्हेन एसिड इज़ एडेड टू वाटर, यानी जब भी आप एसिड को पानी में डालते हैं तो जो कंसनट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ समझिएगा खुद, जैसे पानी है, पानी में भैया आपकी H+ आयन, ठीक है, और OH आयन दोनों थी पानी के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपने उसमें एसिड डाल दिया एक्स्ट्रा, यानी जब पानी में आपने क्या डाला, एसिड डाला। अब खुद सोचिए, एसिड में भी तो H+ आयन ही होती है। तो भैया जब भी हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो H+ आयन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पानी में भी H+ आयन थी और एसिड में भी H+ आयन है, तो H+ आयन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है पहले वाले पॉइंट में कि जब पानी में हम डालते हैं एसिड तो भैया क्या होता है, H+ आयन्स की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी को समझिएगा। तो भैया यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस होती हैं, उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस भी होती है पानी के कारण, याद रखिएगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा आयन कौन सी होती हैं, वहाँ पे H+ आयन होती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एसिड डाल दिया, एसिड में भैया H+ आयंस थी और पानी में भी H+ आयंस थी, तो दोनों ऐड कर दीजिए आप, तो नॉर्मल सी बात है, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पर यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे साफ साफ बोलना है, इवन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होती हैं, साफ साफ बोला गया है, लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में होती हैं। विच कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती हैं हाइड्रोक्साइड आयन, फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी जब पानी का आयोनाइजेशन हो जाता है इस कारण वहाँ पे OH आयन भी बन जाती हैं, ठीक है। बट इनकी जो मात्रा होती है हाइड्रोक्साइड आयन की, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो काफ़ी कम होती है कंपैरिजन टू किसके, हाइड्रोजन आयन के, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भैया हमारा एसिड जो है पानी में मिक्स है, तो भैया क्या उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगी, तो आप बताएंगे बिल्कुल होंगी, लेकिन कम मात्रा में होंगी। कम मात्रा में क्यों होंगी, क्योंकि आपने उसमें एसिड मिला दिया है पानी में, तो एसिड से भी हाइड्रोजन आयन आई है, पानी में भी पहले ही हाइड्रोजन आयन थी तो दोनों ऐड हो गई, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन पहले ही पानी में जो थी वो उतनी की उतनी है, तो नॉर्मल सी बात है, कंपैरिजन किया जाए तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एसिड में H+ आयन ज़्यादा होती हैं, OH आयन कम होती हैं पानी के अंदर। अब भैया जब हम बेस बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ यही बोलना चाह रहा है कि जब हम बेस को पानी के अंदर मिलाते हैं तो वहाँ से क्या निकलती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH आयन निकलती हैं वहाँ से, ठीक है। तो भैया जब आप बेस को पानी के अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी भैया इसमें अगर हम बेस डालेंगे पानी के अंदर तो नॉर्मल सी बात थी, H+ आयन तो है ही हैं, लेकिन OH आयन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी में तो पहले से ही थी वो, और बेस आपने और मिला दिया, बेस में भी OH आयन होती हैं, तो नॉर्मल सी बात है इनकी मात्रा बढ़ जाती है कंपैरिजन में। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होती है, OH आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। उनके अंदर भी चाहे बेसिक सॉल्यूशन है तो उनके अंदर भी हाइड्रोजन आयन होती हैं, बट उनकी मात्रा कम होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि एसिड में भी OH आयन होती हैं, वो कम होती हैं, बेस में भी हाइड्रोजन आयन होती हैं, बट वो भी क्या होती हैं, कम होती हैं कंपैरिजन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, बस आगे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन टीचर आपसे ये पूछ लेंगे, भैया बेस हमारा पानी में मिक्स है, क्या उसमें हाइड्रोजन आयन होंगी, तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल होंगी सर, बट वो कम मात्रा में होंगी बेस के अंदर। अच्छा भैया, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए एक सोरेनसन थे केमिस्ट, ठीक है, उन्होंने एक स्केल को ड्राइव किया, उसे हम क्या बोलते हैं, pH स्केल। अब भैया इसका क्या मतलब है ज़रा समझिएगा, पहले ऊपर से पढ़ लें। फ्रॉम द एबव डिस्कशन, यानी जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है उससे हम क्या कह सकते हैं कि बोथ एसिडिक सॉल्यूशन, यानी एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों के अंदर, यानी एसिड में पानी मिक्स है उसमें भी, और बेस में पानी मिक्स है उसमें भी क्या होंगी, हाइड्रोजन आयन होंगी ही होंगी। यानी एसिड है, एक मिनट में लिख देता हूँ, एसिड्स अगर वाटर के साथ हैं हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें जो H+ आयन है वो काफ़ी ज़्यादा है,
कंपैरिजन टू OH आयन के। लेकिन अगर हमारा बेस है BASC, भैया स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, प्लस वाटर है, तो इसमें भी भैया H+ आयन तो है ही है, लेकिन OH आयन भी है ही है, लेकिन भैया H+ आयन इनमें कम है। तो ये लाइन ऊपर बोल रही है कि एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बेसिकली हाइड्रोजन आयन दोनों में ही है, ठीक है। बस इसमें हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन आयन काफ़ी कम है, ठीक है, बट दोनों में ही हाइड्रोजन आयन है। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जो हमारे सोरेनसन थे, ठीक है, 1909 में उन्होंने एक स्केल को ड्राइव किया जिसे हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन दैम। यानी बेसिकली इन्होंने एक स्केल को ड्राइव किया और स्केल में उन्होंने ये शो किया बेसिकली कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो उन्होंने एक स्केल बनाया था pH स्केल, और उन्होंने उस पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बेसिस पर, ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बेसिस पर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट किया था। याद रखिएगा, ये एक स्केल था जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब उन्होंने क्या दिया, इस स्केल में जो था बेसिकली 0 से 40 नंबर उन्होंने दिए। यानी जैसे आपके पास स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखा होता है, ऐसे ही इस स्केल में 0 से 40 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। और जो इसमें pH होती है, ज़रा याद रखिएगा, जो pH है ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। अब इसका देसी भाषा में मतलब क्या है कि बेसिकली कि अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है, अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है तो जो pH पे नंबर होगा वो कम होगा, ठीक है। pH पे नंबर क्या होगा, कम होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है तो pH वाला नंबर कम होगा, अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है तो pH वाला नंबर हाई होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है pH वैल्यू में और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन का मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा है, अभी मैं जब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कैसे रिलेशन बनाया, उन्होंने रिलेशन बनाया कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो भैया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH वैल्यू के। जो उन्होंने वैल्यू दी है 0 से 14 वो pH वैल्यू है। उन वैल्यू और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू में कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, याद रखिएगा। दैट इज़, इसका क्या मतलब है कि ए सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी भैया कोई एक कंपाउंड है, कोई एक सॉल्यूशन में जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो pH होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, लो pH वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, अगर भैया सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन काफ़ी कम है, हाइड्रोजन आयन काफ़ी कम है, तो नॉर्मल सी बात है उसका जो pH वैल्यू होगी वो काफ़ी हाई होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब भैया यहाँ पे जो pH का मतलब क्या है, तो भैया P स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस मीन्स क्या होता है, पावर, याद रखिए जर्मन वर्ड है। और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कितनी है और P मतलब है पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इसका मतलब होता है, ठीक है। अभी इसका और मतलब समझाऊंगा, डीप में चिंता ना करें। ये किसने दिया था, याद रखिएगा सोरेनसन ने स्केल दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे यही है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज़ मैंशनड ऑन ए स्केल नंबर कॉल्ड pH स्केल। यानी इन्होंने एक pH स्केल बनाया जिसमें उन्होंने वैल्यू कितनी थी, 0 से 14 थी, ठीक है। यानी इस तरीके से मान लीजिए आप, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे एक स्केल बना दूँ, कहाँ गया मेरा पेन, अभी आगे मैं स्केल आपको दिखाऊंगा। उसमें यहाँ 0 है, ठीक है, 0 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, 3 डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर pH वैल्यू कम है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। pH वैल्यू 14 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा है यहाँ पे सबसे कम होगी। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो pH वैल्यू होती है और जो हाइड्रोजन आयन में वो होता है रिलेशन, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, जो pH है वो एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो स्केल है इसमें जो है 0 से जो 7 होता है वो बिल्कुल बीच में आता है, तो 7 एक तरीके से न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है वो दोनों ही क्या बराबर हैं, ठीक है।
तो जो 7 नंबर होता है पीएच स्केल में वो न्यूट्रल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो प्योर वाटर होती है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, ये आपको याद करना है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है आपको। अब भैया ये जो 7 होता है जिसका पीएच, वो लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं डालता, चाहे लिटमस पेपर ले लीजिए, चाहे कोई भी इंडिकेटर ले लीजिए, चाहे फिनॉल्फेथिलीन ले लीजिए या मिथाइल ऑरेंज ले लीजिए, अगर आप पानी डालेंगे प्योर वाटर तो उस पर कोई भी कलर नहीं आएगा, कोई कलर अपना चेंज नहीं करेगा, ना तो फिनॉल्फेथिलीन कलर चेंज करेगा, ना मिथाइल ऑरेंज करेगा, और ना ही आपका लिटमस करेगा, ठीक है। तो पूछ सकते हैं टीचर कि भैया अगर हम डिस्टिल्ड वाटर को किसी भी लिटमस पेपर पर डाल दें तो क्या कलर चेंज होता है, तो आप बता देना भैया कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और प्योर वाटर जो है उसका पीएच कितनी होती है, 7 होती है, बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा आगे आते हैं भैया, जो एसिडिक होते हैं भैया, एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, उनका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, आप सभी जानते हो 7 न्यूट्रल है, तो 7 से कम जितने भी नंबर हैं उन सभी का वो बेसिकली क्या है, सभी एसिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि भैया जो पीएच होता है लेस देन 7 वो सभी क्या होते हैं, बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। यानी जिसका पीएच 4 है किसी कंपाउंड का तो आप समझ जाना वो एसिड है, ठीक है। भैया यहाँ पे साफ साफ बोलना चाह रहे हैं कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा, यानी जितना ज़्यादा एसिडिक है, जितना ज़्यादा खतरनाक एसिड है, उतना ही ज़्यादा उसका पीएच कम है। जैसे यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे खतरनाक एसिड कौन है, 0, ठीक है। उसके बाद 1 आता है खतरनाक उसमें पावर में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 0 जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है इनके कंपेरिजन में, और 3 जो है वो थोड़ा सा वीक एसिड है इनके कंपेरिजन में, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो नहीं आता, तो बेसिकली हमारे पास 0 1 2 3 इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर करते हैं, 4 5 6 जो है इन्हें हम क्या करते हैं, वीक एसिड में कंपेयर करते हैं, 7 हमारा न्यूट्रल हो जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे क्या है, वीक एसिड है, 4 5 6 जिनका रोल नंबर है, एक तरीके से ऐसे समझ लें आप। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, जिनकी जितनी पीएच वैल्यू कम होती जाती है उतना ही उनके अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ती चली जाती है, यानी इसके अंदर जो है हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा 0 के अंदर हैं, फिर 1 के अंदर होंगी, फिर 2 के अंदर होंगी। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, बस, ठीक है। और कुछ आप बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। इसके बाद भैया हमारे पास बेस आ जाता है। बेस भी आप जानते हैं बेसिकली क्या होता है, बेस वो होते हैं जिनकी वैल्यू 7 तो आपकी वो हो गया, वाटर हो गया, 7 के बाद यानी 8 से लेकर के 14 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बेसिक बोल लीजिए या एल्कलाइन बोल लीजिए। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मोर बेसिक ए सॉल्यूशन इज़ हायर विल बी इट्स हाइड्रो पीएच वैल्यू। इसका क्या मतलब है ज़रा समझना। जैसे भैया बेस की वैल्यू कितनी थी आपकी, 8 9 10 डॉट 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 आपका 13 14। अब खुद सोचिएगा कि भैया ये नंबर जो है इसमें हाइड्रोजन आयन इनके कंपैरिजन में हाई है, इनके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ओ एच आयन भैया नॉर्मल सी बात है कम होंगी इसमें, ओ एच आयन कम होगी कंपैरिजन में, ठीक है। बट यहाँ पे आ जाएँ कि यहाँ पीएच वैल्यू बढ़ गई है, पीएच वैल्यू जितनी बढ़ जाती है हाइड्रोजन आयन उतनी कम हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये कम है। तो नॉर्मल सी बात है हाइड्रोजन आयन कम है तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी इसके अंदर। आप खुद सोचिएगा, आप जिसके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा होती हैं वो क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक बेस होता है। तो देखिएगा इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जिनका पीएच ज़्यादा हाई होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है हाइड्रोजन आयन कम हो जाती हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बढ़ जाती हैं। जब हाइड्रो ऑक्साइड आयन बढ़ गई तो नॉर्मल सी बात है ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो याद रखिएगा कि छोटा नंबर है तो भैया स्ट्रॉन्ग आपका वीक बेस है, बड़ा नंबर है तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। नंबर भी दिया हुआ है, देखो 10 नंबर है, 10 नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये हमारा वीक बेस कहलाता है। ये जो 40 नंबर है ये हमारा किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, ठीक है। नंबर बड़ा होगा तो याद रखना जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही नंबर वो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बस सिंपल सा पॉइंट है। तो बस यहाँ पे फिर से ये रिपीट करना चाह रहे हैं कि हायर द पीएच, पीएच जितना ज़्यादा हाई होगा तो भैया स्ट्रॉन्गर द बेस, बेस भी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
किसी बच्चे को दिक्कत हो बताएं, कृपा करके पूछ लें भैया, फिर आगे चलते हैं। यहाँ कोई डायग्राम दिया होगा पीएच का, कहाँ डायग्राम है भैया, ये रहा पीएच का डायग्राम, ये आपको समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दीजिएगा। शैलजा जी कोई डाउट हो, और बाकी जानवी जी कोई दिक्कत हो, मयंक जी आप हैं हमारे साथ, कोई भी डाउट हो भैया बता दें। चलिए मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मयंक जी हमारे चले गए, जानवी जी का पता नहीं। चलिए बढ़िया। अच्छा हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये आपकी पीएच वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये आपका पीएच है, पीएच स्केल है, देसी भाषा में हम बोलें 0 से शुरुआत हो रही है इसकी, और ये आपका 14 हो गया। बीच में आपका जो 7 है ये न्यूट्रल है, ठीक है। 0 से 7 जितने भी होंगे ये आपके, ये क्या होंगे, बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, आपके सॉरी एसिड हैं। और यहाँ पे 7 के बाद जितने भी नंबर है 14 तक ये आपके बेस हैं, ठीक है। हाँ भैया 3 से 3.5 तक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं, 3.5 से 7 तक तो हमारे पास क्या हो गया, वीक एसिड होता है। भैया 7 से आपका 10.5 तक ये हमारा वीक बेस है या वीक एल्कली बोल लीजिए। भैया 10.5 से 14 तक जो हमारा क्या होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है या स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, ठीक है, बस सिंपल है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, यानी एसिडिक यहाँ से 7 से जो है एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, यानी एसिड खतरनाक होते जा रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके वीक एसिड थे, यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो देखिएगा इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर इस तरीके से होता है 7 से 0 तक। बट हमारे पास जो बेसिक नेचर होता है वो 7 से 14 होता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ शुरुआत में वीक बेस है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस आ जाते हैं। तो भैया बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है इस तरीके से, और बेसिक नेचर यहाँ पे, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो एसिडिक नेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है 0 से 7 तक, एसिडिक नेचर डिक्रीज़ होता है। बट जो बेसिक नेचर है वो 7 से 14 इंक्रीज़ होता है, आप ऐसे भी इसे बोल सकते हैं पीएच स्केल में। तो टीचर आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भैया बताएं कि 0 से 7 तक हमारा जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है। तो आप बता देंगे कि भैया 0 से 7 अगर हम जाएंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में पहुंच जाते हैं हम। और अगर पूछते हैं वो टीचर कि 7 से 0 जा रहे हैं हम, तो बताइए एसिडिक नेचर क्या होगा, तो आप बताएंगे 7 से 0 तक जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड जा रहे हैं हम। बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा था मैं आपको। और यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है। भैया जब भी हम इधर से इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगी, यहाँ पे और कम होंगी, यहाँ पे और कम होंगी, तो यहाँ से इधर इंक्रीज़ है, ठीक है, हम जा रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको क्या बताना था, बस यहाँ पे आपका भैया डिक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन कम होती जाएंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और जब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज़ होंगी तो कॉमन सेंस से हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेंगी, तो भैया हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 14 सबसे खतरनाक बेस हो गया। बस और कुछ नहीं बताना आपको मुझे। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, पीएच वैल्यू है, ये आपको याद होनी है, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका 0 होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी थोड़ा इसमें पानी मिला हुआ है वो 1 हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली जो आपके पेट में HCl होता है वो आपका 1.4 है। लेमन जूस नींबू का जूस जो है वो 2.5 है, ठीक है। विनेगर 4 हो गया। टमाटो जूस 4.1 है। कॉफ़ी आपकी वो भी एसिडिक होती है, मुबारक हो, 5 है। जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपका 6 हो गया। दूध भैया वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6.5 है। प्योर वाटर हमारा 7 है, इन्हें आप याद कर लोगे थोड़ा अच्छा रहेगा। भैया खाने से पहले बिफोर मील जो आपका होता है सलाइवा वो 7.4, यानी माउथ हमारा थोड़ा सा बेसिक होता है खाने से पहले। आपको बताते जब हम खाना खाते हैं तो भैया वहाँ पे एसिड बनना शुरू हो जाता है जिससे आपका डेंटल क्राइसिस हो जाता है, तो 5.8 हो जाता है खाने के बाद, इसलिए हमें उसे धोना चाहिए मुँह को पानी से। तो भैया ब्लड जो होता है हमारा बेसिक होता है स्लाइटली 7.4। अंडे जो होते हैं मुबारक हो आपके बेसिक होते हैं 7.8। टूथपेस्ट आपका बेसिक होता है, बेसिक क्यों होता है आपको बता ही दिया, खाना खाने के बाद वो एसिडिक हो जाता है माउथ, तो उसके लिए बेस होना चाहिए ज़रूरी है। बेकिंग सोडा 8.5, वाशिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 है। भैया हाउस होल्ड अमोनिया जो है ये बेसिकली क्या है 11.6 है। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 13 है, इसे ज़रूरी याद करना। 14 क्या होता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
बस यहाँ कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा, कोई डाउट हो बता दीजिएगा। इनमें से एक आध जनरल पूछ लेते हैं टीचर आपसे कन्फ्यूज़ करने के लिए। इसके बाद भैया हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। बस यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं होता, बस ये अपने कलर को चेंज करता है, ठीक है। और किसके बेसिस पे करता है? आपकी पीएच स्केल जो आपका सोरेनसन ने स्केल बनाया था उसके बेसिस पर अपने कलर को चेंज करता है। उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोल देते हैं। बस तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि लिटमस, मिथाइल ऑरेंज या फिनॉल्फैथलीन, वो बस क्या बताते हैं कि क्या सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं वो ये नहीं बताते कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। साफ साफ बोलना चाह रहा है। जैसे कि आप लिटमस में क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए या विनेगर डाल दीजिए, तो दोनों ही केस में वो अपने कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताएगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, विनेगर, कलर चेंज हो जाएगा भैया, ब्लू टू रेड हो जाएगा। बट नॉर्मल सी बात है, दोनों ही अलग अलग एसिड हैं। ये भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये वीक एसिड है, तो कोई बताएगा नहीं वो कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस कौन वीक है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इसकी डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। याद रखिएगा, ये मिक्सचर करके बनाया जाता है, मिक्स करके काफ़ी इंडिकेटर्स को। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स या फिर डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। यानी अलग अलग पीएच वैल्यू पे वो अलग अलग कलर देता है। यानी टोटल हमारे 14 नंबर होते हैं पीएच 0 से 14, तो कलर भी इसके डिफरेंट होते हैं ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। तो एक बार और, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मिक्स हुए हुए हैं, और जब हम इसे एसिड या बेस में डालते हैं तो ये अपने कलर को चेंज करता है, काफ़ी सारे कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उस समय पता चल जाती है उसका नंबर क्या है। अब क्या है समझाता हूँ मैं भी आपको एग्जाम्पल में। देखिएगा भैया, ये जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, बेसिकली जब ज़ीरो होगा, ज़ीरो पे वो डार्क रेड दे देगा, 1 पे रेड, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, इस टाइप से वो अपने कलर को चेंज कर देगा। 4 पे ऑरेंज, यहाँ पे शायद डायग्राम होगा, एक बार देख लेते हैं डायग्राम है नहीं है, एक मिनट। हाँ देखिए, ये हमारे पास इस टाइप के कलर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आपका पीएच स्केल है एक तरीके से, ठीक है। उसमें ये जो कलर हैं, इतने कलर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो टोटल मिला के 14 कलर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट 2 भी रेड है, आपके देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 डार्क रेड, 1 2 रेड, फिर आपका ऑरेंज रेड है, फिर 4 पे आपका ऑरेंज है, थर्ड ऑरेंज रेड, ये 4 आपका ऑरेंज हो गया, फिर आपका ऑरेंज येलो है, ग्रीनिश येलो है, फिर ग्रीन है, आपको 7 का याद ज़रूर करना है, ये ग्रीन होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको 14 का याद करना है, तो 14 का हमारा वायलेट हो जाता है। तो बेसिकली इतने कलर्स आते हैं, किस पर आते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर पे आते हैं, जब आप एसिड और बेस में डालते हैं। सपोज़ कर लेते हैं आपने एसिड में डाला और उसका डार्क रेड आ जाए, तो आप समझ जाना उसकी जो स्केल है वो 0 है या 1 है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। इस सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे कोई डायग्राम दिया होगा, जैसे ये आपका होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस पेपर जैसा ही होता है ये। तो जब आप इसे एसिड के अंदर या बेस के अंदर डालते हैं तो ये टोटल 14 कलर्स में चेंज होता है, ठीक है। एसिड और वो जो लिटमस था वो आपका रेड से ब्लू होता था या ब्लू से रेड होता था, लेकिन ये जो होता है ये आपके डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज़ कर लेते हैं ग्रीन में आ गया, ग्रीन में आया कन्वर्ट होकर के, तो जब ग्रीन में हुआ तो नॉर्मल सी बात है आप इसमें ग्रीन मैच करना, ग्रीन कहाँ पर है। अगर आपका ये वाला ग्रीन है 8 वाला, तो नॉर्मल सी बात है आपका क्या है? वीक बेस है, ठीक है। और आपका बिल्कुल इस टाइप का ग्रीन आ रहा है 7 वाला, तो न समझ जाना आपका वो न्यूट्रल है। बस इस तरीके से आपको बताना है। हाँ, शैलजा जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो आप बस यूनिवर्सल इंडिकेटर को उसमें डालिएगा एसिड या बेस में, फिर उसका कलर मैच करिएगा पीएच स्केल में, आप समझ जाएंगे वो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है। बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस और क्या है। तो हमने देख लिया क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर देख लिया हमने, पीएच स्केल देख लिया। ये पीएच कलर चार्ट है, ये किसने बनाया था? बेसिकली सोरेनसन ने बनाया था, 0 से 14 तक का। यहाँ 0 दिखाई नहीं गया, 0 भी बना दीजिएगा इस तरीके से, 0 1 2 3 इस तरीके से 14 तक। और भी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। बस चलिए आगे आ जाते हैं। और तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है।
तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है जो वाटर है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है। जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पानी के अंदर डालेंगे, इस पत्ती को यानी पानी के अंदर डालेंगे तो बेसिकली उसका ग्रीन कलर हो जाएगा। फिर आप पीएच स्केल में चेक कर लेना, तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ ग्रीन लिखा हुआ है तो ग्रीन 7 है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो पानी हमारा न्यूट्रल है, बस। अच्छा, ज़रा सा मैडम ज़रा इसका क्वेश्चन देखिएगा क्या है ये, ज़रा सा बताएंगे आप। 1 मिनट का टाइम है, ज़रा देख के बताइए क्या आंसर होगा इसका। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। बेसिकली आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा, कल आपका एसिड सॉल्ट रह जाएगा, सॉल्ट कल या परसों में ख़त्म कर देंगे इसे, 2 दिन में। मैडम क्या आंसर आना चाहिए इसमें। हमारे पास है यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए और बी, हमारे पास 2 सॉल्यूशन ए और बी दिए हुए हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए, यानी ए जो ए है उसका जो पीएच है 6 है, और जो बी है वो पीएच बी है, यानी जो बी है उसका पीएच 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होंगे, और विच सॉल्यूशन कौन सा इनमें से एसिडिक है, कौन सा इसमें बेस है। चलिए शहजाद जी ने बताया, बहुत बढ़िया। ए हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ कि भैया जो ए है उसका 6 नंबर है, और बी ए जो है पीएच उसका 8 है। आप ही को बता दिया था भैया, जो जितना कम नंबर होता है उतना ही पीएच ज़्यादा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है जो हाइड्रोजन आयन का रिलेशन, यानी जितना पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच नंबर जितना कम होगा उतना ही हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगी। तो इसमें भैया पीएच नंबर इसका कम है, 6 है, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगी, ठीक है, H+ आइंस। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगी, तो आप कह देना भैया जो 6 वाला नंबर है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगी, यानी ए में हाइड्रोजन आयन हमारी ज़्यादा हैं। और भैया हम जानते हैं कि जो 7 से पहले जितने भी नंबर होते हैं वो एसिड होते हैं, तो ये जो 6 है ये हमारा एसिडिक है, और ये 8 जो है 7 के बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक है। बस इतना सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। अच्छा मैडम ज़रा से ये बताएंगे क्या है ये, आराम से देखें यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है हमसे, कि हमारे पास 5 सॉल्यूशन है ए बी सी डी एंड ई। व्हेन टेस्टेड, जब आप इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में टेस्ट करते हैं तो ये नंबर शो आते हैं। अच्छा भैया, तो ए हमारा 4 था, बी 1 है, सी 11 है, डी 7 है, और ई हमारा 9 है। अच्छा, अब इसमें कहना चाह रहा है विच इज़ न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वीकली एसिडिक और वीकली एल्कलाइन। तो आराम से बताएं क्या क्या होगा। सर आप, अच्छा मैडम प्रेजेंट हैं, अच्छा जानवी जी प्रेजेंट हैं, मैडम प्रेजेंट कहाँ चली गई वो, कोई बात नहीं फिर से आ जाएंगे। और बाकी बच्चे बताइएगा। मैंग जी आप प्रेजेंट हो तो बताओ, बहुत ही सिंपल है। अच्छा शैलजा जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया मैडम, आपने गजब कर दिया। तो भैया हमारा न्यूट्रल क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल हमारे पास नॉर्मल सी बात है, न्यूट्रल कौन सा आ गया आपका 7, तो 7 हमारा न्यूट्रल हो गया। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, यानी भैया स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन है आपका, 11 हो गया। स्ट्रॉन्गली एसिडिक 1 हो गया। वीकली एसिडिक हमारा क्या होगा भैया, 4 हो जाएगा। और वीकली एल्कलाइन हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो मैडम ज़रा सा अरेंज कर दीजिएगा इसे, सेकंड पार्ट है कि आपको जो इस तरीके से अरेंज करिए पीएच को, ताकि आपकी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जो हाइड्रोजन आयन है उनका कंसनट्रेशन बढ़ता चला जाए, इस पर आपको अरेंज करना है। तो आराम से ज़रा सा अरेंज कीजिए इसे। और बताएं क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले कौन सा एसिड, कौन सा नंबर आएगा, फिर मैं करता हूँ 1 मिनट में बस। भाई यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इंक्रीजिंग, यानी पहले सबसे कम वाला वो नंबर चेक करना है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन हो, ठीक है। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन किस में है भैया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम होंगी, उल्टा रिलेशन होता है। तो पहले आपका 11 आ जाएगा नंबर, ठीक है। उसके बाद भैया कौन है नंबर,
और हम इसके बाद सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो 9 है, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे, थोड़ी सी बढ़ जाएंगे इससे 11 से। उसके बाद इनसे छोटा कौन है आपका भैया, 11 हो गया, 7 आ जाएगा उसके बाद। इसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन आयन और बढ़ेंगी 9 के कंपैरिजन में। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। अरेंजिंग द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी इस बार हमें क्या अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बढ़ती हुई जानी चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम है, इसमें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसमें और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन इसमें बढ़ जाएंगे, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा इन सभी में। अच्छा, आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद भैया हमारे पास इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। भैया हमारे इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ज़रा देख लो एक बार। भैया जो हमारी पीएच जो प्लेस है, जो पीएच है हमारे पास, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये काफ़ी सारा काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे एवरीडे लाइफ में, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया तो इसमें क्या है, ज़रा समझ लेते हैं। पूछा जाता है अक्सर कि भैया पीएच जो है हमारी एवरीडे लाइफ में उसके क्या क्या यूज़ होते हैं, तो आपको ज़रा लिखना पड़ेगा इनके बारे में, तो ज़रा लिख दीजिएगा। पहला हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसका क्या यूज़ करते हैं ये। तो भैया हमारा जो स्टमक है, कृपा करके याद रखिएगा, उसमें HCl एसिड होता है जिसका pH 1.4 होता है। ठीक है, ये जो आपका एसिड होता है इससे आपका खाने में पचाने में यूज़ होता है, डाइजेशन में। ठीक है, अगर ये ज़्यादा एसिड हो जाता है आपके पेट में, ठीक है, आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपको इंजेशन हो जाता है, याद रखिएगा। इंजेशन का मतलब क्या होता है, पेट में पेन होना और इरिटेशन होना। ठीक है, और इसे आप ऐसे भी बोलते हैं, एसिडिटी हो जाती है। इंजेशन बोलिए या एसिडिटी बोलिए, बात एक ही एक तरीके से। ठीक है, तो भैया इंजेशन होने के कारण क्या होता है, आपको एंटासिड्स खाने पड़ते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब ये जो एंटासिड्स होते हैं ये माइल्ड बेस होते हैं, यानी वीक बेस होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी टॉक्सिक अफेक्ट नहीं होता, यानी अगर आप इन्हें खा लें तो आपकी सेहत पे कोई भी नुकसान नहीं आएगा, नो टॉक्सिक अफेक्ट। ठीक है, तो बीइंग बेसिक इन नेचर, ये जो आपके एंटासिड्स होते हैं बेसिक होते हैं। तो एंटासिड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं पेट के अंदर आपके, और उसको क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कर देते हैं उस एक्स्ट्रा एसिड को, साथ रिएक्ट होकर के क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका जो दर्द होता है पेट में वो कम हो जाता है। ठीक है, आपके जो दो कॉमन एंटासिड्स होते हैं, पूछा जाता है अक्सर कि दो एंटासिड्स के नाम बताइए जो आपके इंजेक्शन में क्योर करते हैं। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए बोतल इस तरीके से आती है इसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एक दवा होती है जो आपकी इंजेक्शन में काम आती है, यानी एसिडिटी में एक तरीके से। इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एंटासिड्स। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और देखिए जो टैबलेट हैं इसमें, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, मैनी एंटास टैबलेट्स यूज्ड फॉर क्योरिंग इंजेक्शन कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एंटासिड्स टैबलेट होती हैं इनके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो इंजेक्शन में यूज़ होता है। आपकी इंजेक्शन अगर हो जाए, यानी बेसिकली पेट में ज़्यादा एसिड बन जाए, तो उसको न्यूट्रल करने में ये टैबलेट या फिर ये वाला सिरप काम आता है। बस, कोई भी दिक्कत हो बता देना। अच्छा, तो पहला तो हमने पीएच कहाँ पे देख लिया, आपने पेट में देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा पीएच को। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमारे पेट में एसिड हो गया था तो हमने बेस खा लिया, तो ये पीएच का यूज़ है। सेकंड है आपका क्या है, बेसिकली पीएच जो है आपके दांतों में। ठीक है, हम जानते हैं दांतों में कैविटी हो जाती है, छेद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शायद डायग्राम होगा, देखिए ये दांतों में कैविटी हो गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप चीनी वाला खाना खाते हैं, हमने बायोलॉजी में भी डिस्कस किया था, तो जो आपके माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन शुगर्स, यानी शुगर को ब्रेक करते हैं और उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सच एज लैक्टिक एसिड। यानी जो चीनी है वो जब बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं तो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपके माउथ में क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। ठीक है, दिस, और जब ये एसिड हो जाता है तो उससे आपके जो माउथ का पीएच हो जाता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए,
याद रखिएगा, अगर आपके माउथ का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाता है तो आपके दांत जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही है, टूथ डिके स्टार्ट्स, ये स्टार्ट हो जाता है टूथ डिके, दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं कब, जब आपके माउथ में जो पीएच वैल्यू है यानी जो एसिड है उसकी जो वैल्यू है 5.5 से कम हो गई है पीएच वैल्यू। जब 5.5 से कम हो जाती है तो समझ जाना आपके माउथ में थोड़ा ज़्यादा एसिड है, तो इससे क्या होगा, आपका दांत जो है ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो एसिड है वो हम सभी जानते हैं किसको अटैक करता है, दांतों की ऊपर वाली लेयर को अटैक करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, इनेमल पे अटैक करता है यही जो एसिड है, और उसको धीरे धीरे करोड करना, यानी करोड करता रहता है और धीरे धीरे ख़राब कर देता है। उससे क्या होता है, दांतों में छेद हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। ये जो आपकी इनेमल होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे करोड होना शुरू हो जाती है, और इससे क्या होता, कब करोड होना शुरू होती है, जब आपके माउथ का पीएच क्या हो, 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा। अच्छा, आगे क्या बोलना चाह रहा है मैडम? बोलेंगे भैया आज रिकॉर्डेड वीडियो भेज देना। द बेस्ट वे, नॉर्मल सी बात है, अपने जो आपका टूथ डिके है उसे रोकने के लिए सबसे नॉर्मल सी बात है, आप दांतों को क्लीन कीजिए। ठीक है, खाने के बाद, यानी खाने के बाद अच्छी तरीके से दांत को क्लीन कीजिए, कुल्ला कीजिए। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, जो आपका माउथ है फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, लॉट ऑफ वाटर, काफ़ी सारे पानी से खूब धोएं माउथ को। मैनी टूथपेस्ट, भैया काफ़ी सारे टूथपेस्ट होते हैं जो न्यूट्रलाइज़ करने में काम आते हैं माउथ एसिड को। ठीक है, उनका ज़्यादातर पीएच कितना होता है, 8 होता है, यानी जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक होते हैं। तो बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो टूथपेस्ट होते हैं जिनमें बेस होता है वो आपके माउथ के में जो एसिड है उससे कंबाइन हो जाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं बस, और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये एसिड ज़्यादा कब बनता है, जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं। कृपया करके खाने बंद कर दीजिए। मुबारक हो, तो हमने ये भी देख लिया भैया। तो भैया ये हमारा कोलगेट टूथपेस्ट है। ठीक है, ये स्लाइटली बेसिक होता है, ये आपके टूथ डिके में काम करता है, बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। ठीक है, अच्छा, अगला है भैया हमारे पास क्या है, थर्ड वाला, प्लांट्स और एनिमल्स। बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, यहाँ भी हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं, पीएच स्केल का कह लीजिए, पीएच वैल्यू का कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका पीएच स्केल होता है और जो प्लांट ग्रोथ है, इसमें भी एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ज़रा मैं समझा देता हूँ आपको। तो जो जितने भी प्लांट होते हैं ज़्यादातर जो है वो ज़मीन पर तभी उग पाते हैं जब उनकी जो पीएच होती है वो 7 के पास होती है ज़मीन की, यानी ज़मीन जो है उसकी जो पीएच वैल्यू 7 के आसपास है, तभी प्लांट्स जो होते हैं ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू ज़मीन की ज़्यादा एसिडिक हो गई या ज़्यादा बेसिक हो गई तो जो नॉर्मल सी बात है, जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब हमारी जो ज़मीन है वो एसिडिक क्यों हो जाती है, हम सभी जानते हैं एसिड रेन के कारण हो जाती है या फर्टिलाइज़र्स के कारण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जाता है, जो आपकी जो सॉइल है, पहले तो यहाँ पे बोला गया है जो सॉइल होता है वो नेचुरली भी थोड़ी बहुत एसिडिक और बेसिक हो सकती है, लेकिन जो मैन मेड से कैसे असर आता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पीएच होती है सॉइल की वो किस तरीके से अफेक्ट हो जाती है, केमिकल फर्टिलाइज़र से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो द पीएच ऑफ ए एसिडिक सॉइल, भैया यहाँ पे देखिएगा पीएच जो है 4 तक गिर भी सकती है, याद रखिएगा, या फिर आपकी 8.3 से भी बढ़ सकती है। कब, अगर आपने छिड़खानी करी है ज़मीन के साथ। केमिकल्स कैन बी एडेड टू द पीएच एंड मेक इट सूटेबल फॉर ग्रो प्लांट्स। अब नॉर्मल सी बात है, सपोज़ कर लेते हैं कि आपके उसमें ज़मीन ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो ज़मीन में थोड़ा सा बेस डालना पड़ेगा ताकि ज़मीन फिर से न्यूट्रल हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे यही है, ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने में जो आपकी ज़मीन है वो ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा ज़रूरत से बेस हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं ज़मीन में ताकि वो न्यूट्रल हो जाए फिर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे शायद ये कर भी रहे हैं, 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये साफ साफ कर ही रहे हैं, यह जो मैं फार्मर्स ऐड स्लेक्ड लाइम, यानी स्लेक्ड लाइम डाल रहे हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बोल लीजिए या कैल्शियम ऑक्साइड बोल लीजिए, कुछ भी आप डाल लीजिए इसमें। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। जो फार्मर है देखिए सफ़ेद सफ़ेद, इससे क्या होगी, ज़मीन जो है फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन जो है थोड़ी सी एसिडिक हो गई है फर्टिलाइज़र के कारण। तो ये थोड़ा सा बेस डाल रहे हैं, इससे क्या होगा, ज़मीन आपकी फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं साफ साफ।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो नॉर्मल सी बात है, देन इट इज़ ट्रीटेड, तो उसे क्या मिलाना चाहिए उसके अंदर, आपको क्विकलाइम मिला दीजिए यानी कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम मिला दीजिए यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए, या फिर आप चॉक मिला दीजिए यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिला दीजिए। ये सारी चीज़ें मिला देंगे आपकी ज़मीन में तो ज़मीन हमारी फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल जो हम ऊपर मिलाएं वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो जो ज़मीन में हमारा ज़्यादा एसिड आ गया है उससे वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और उससे जो ज़मीन की एसिडिटी है उसे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। बस 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, किसान जो होते हैं वो लाइम या फिर जिसे हम स्लिक्ड लाइम बोल सकते हैं या चौक होता है, ये अपने खेतों में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, खेतों की जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। बस अगर सब यहाँ बोलना चाह रहा है, समटाइम्स क्या होता है, जो पीएच होती है सॉइल की वो बेसिक हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो जनरल सी बात है, जब पीएच जो है बेसिक ज़्यादा हो गई है तो आपको थोड़ा सा एसिड मिलाना पड़ेगा ताकि ज़मीन फिर से न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कभी कभार जो ज़मीन है उसकी जो पीएच होती है वो काफ़ी बेसिक हो जाती है। इस कारण क्या होता है, इफ़ द सॉइल इज़ टू एल्कलाइन, बेसिक हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यानी खाद मिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, बेसिकली एसिडिक इन नेचर होता है। तो खाद हमारा एसिडिक इन नेचर था, ज़मीन आपकी बेसिक हो गई थी ज़्यादा, तो नॉर्मल सी बात है उसे न्यूट्रलाइज़ कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़मीन न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा एसिडिक है तो याद रखना चौक मिला देना, लाइम मिला देना या स्लिक्ड लाइम मिला देना या क्विक लाइम मिला देना। लेकिन अगर सपोज़ कर लेते ज़मीन ज़्यादा बेसिक है तो खाद मिला देना कृपा करके, खाद हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, अगर ज़मीन बेसिक हो गई है तो। और लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, पीएच फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, यानी पीएच चेंज, पीएच का चेंज हो जाना इन्वायरमेंट में, और सर्वाइवल ऑफ द एनिमल यानी एनिमल हमारे ज़िंदा कैसे रहते हैं। तो भैया नॉर्मल सी बात है कि जो हमारी बॉडी है वो तब कब वर्क करती है, जब हमारी बॉडी का पीएच कितना हो, 7 से 7.8 हमारी बॉडी का पीएच होता है बेसिकली। इस पीएच में हमारी बॉडी जो है आराम से वर्क कर पाती है। अच्छा, लेकिन अगर सब कुछ रीज़न के कारण, कुछ बीमारियों के कारण या किसी भी समस्या के कारण जो है पीएच आसपास का चेंज हो जाता है तो उसके कारण क्या होते हैं, जानवर वहाँ के मर जाते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभार एसिड रेन के कारण जो ज़मीन नदी का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभार जो पीएच है नदी का वो 5.6 तक गिर जाता है, किसके कारण, एसिड के कारण, ठीक है, एसिड रेन के कारण। जब नॉर्मल सी बात है ज़मीन का या नदी का पीएच काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा यानी एसिडिक हो जाएगी, तो जो ज़मीन के जानवर हैं वो नदी के जानवर जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये एसिड क्या कहते हैं, एसिड रेन हुई थी तो उस कारण क्या हो गया था, नदी का जो पानी था वो एसिडिक हो गया था काफ़ी। नदी का पानी एसिडिक हो गया तो जितनी ये मछलियाँ तैर रही हैं वो सब मर गई हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो भैया जब नॉर्मल सी बात है नदी का जो है पानी एसिडिक हो गया है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा। तो देखें आप, ये जो हेलीकॉप्टर से है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं यानी ये बेसिक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर डाला जा रहा है। इसके कारण क्या होगा, पानी हमारा फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। बस आपको यही बताने वाली बात है। शैलजा जी आप हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा आराम से, और बाकी बच्चे कोई दिक्कत हो बताना। तो याद रखिएगा कि भैया आपका नदी है, नदी में भैया पीएच कब गिर जाता है, जब एसिड रेन हो जाती है, इस कारण पीएच गिर जाता है और उससे क्या होता है, नदी के जानवर मर जाते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया पानी तो इस कारण हम उसमें क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है वो नदी के अंदर डाला जा रहा है, इसके कारण क्या होगा, नदी का पानी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है मैडम, यहाँ तो कोई बताने वाली बात नहीं है। इसके बाद शायद हमारा लास्ट है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है। अच्छा, हाँ वीनस यहाँ पे ये बोला गया है, चले एसिड्स में ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लेनेट। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं जो एसिड हैं वो अदर दूसरे प्लेनेट्स जो हैं अर्थ के अलावा, जुपिटर, मार्स और यहाँ भी जितने भी प्लेनेट हैं वहाँ भी एसिड पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट वीनस, यानी जो वीनस है वो याद रखिएगा वो किससे बना हुआ है, वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा जो उसके अंदर बादल है वीनस में वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, ठीक है। इसलिए जो लाइफ है वीनस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो बारिश है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। भैया मैं तुक्का मार रहा हूँ क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि जो इसके क्लाउड हैं वीनस प्लेनेट में वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है बारिश भी होती होगी तो एसिड की होती होगी, इसलिए वहाँ पर जो लाइफ है वीनस पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बस कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा।
अच्छा आगे आते हैं। ये हमारे पास लास्ट है आई थिंक। अच्छा मैडम कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लें, मैं सोच रहा हूँ इसे कल करा दूँ क्योंकि ये ज़्यादा हो गया कुछ, बच्चे भी थोड़ा वीडियो देखेंगे फिर। मैडम कोई डाउट हो बताइएगा। नहीं मैडम कोई डाउट, क्योंकि फिर कल थोड़ा सा यहाँ तक रिवाइज़ भी कर लेंगे। अगर कोई डाउट नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही कर लेते हैं मैडम। तो भैया हमारा गुड इवनिंग है, कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा मैडम, ठीक है। और बाकी बच्चे तो शायद चले गए आज, कोई बात नहीं, जीवन है मैडम। चलिए तो मैडम हमारा गुड इवनिंग है ये आपको, कल आपसे मिलते हैं, और कोई डाउट तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बता देना।